नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इंडियन रेलवे के कुछ कंपनीज के बारे में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है और सारे कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बन चुके हैं क्योंकि सारे कंपनीज ने धमाका रिटर्न भी जनरेट करके दिया। अभी क्वेश्चन बहुत सारे मुझे कमेंट्स लगातार मतलब आ रहे हैं कि सर अगर किसी भी रेलवे कंपनी के ऊपर निवेश करूं तो किसके ऊपर करूं, और अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी के ऊपर रहना है तो मैं किस कंपनी के ऊपर रहूं। देखिए, किसके ऊपर रहना है, किसको मतलब आपके पोर्टफोलियो में रखना है, किसको बेचना है, एक ये बात मैं नहीं बता सकता आपको। और आज मैं आपको जो डेटा इसके बारे में दिखाऊंगा वो डेटा देखकर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, आपको कौन सा कंपनी के ऊपर रहना है, कौन सा कंपनी का फ्यूचर आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट उस टेलीग्राम के माध्यम से ही मिलेगा। हाँ, वहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा, कोई भी कोर्सेज वगैरह नहीं है। तो जब कोर्सेज वगैरह आएगा तब आपको पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है रेलवे सेक्टर में जिसके बारे में आज डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, जब से वंदे भारत जैसे ट्रेन इंडिया में स्टार्ट हुआ तब से लेके इंडिया के जो रेलवे सेक्टर है, रेलवे जो सिस्टम्स है, इसके ऊपर हर वर्ल्ड भर के हर कंट्रीज के फोकस रखे हैं। अगर गूगल में मैं सीधी बात पूछूं कि वर्ल्ड रेलवे नेटवर्क जो रैंकिंग है उनमें से इंडिया का नाम कहाँ पे है, अब ध्यान से इस चीज को देखना कि टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो चाइना नंबर 1 है, उसके बाद कौन है, रसिया, उसके बाद है इंडिया। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिए कि चाइना से भी ज्यादा कौन कंट्री बड़ा है, सबसे है यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट के बाद चाइना है, रसिया है और इंडिया है। इसका मतलब टॉप 5 इंडिया के वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज के अंदर देखा जाए तो इंडिया का नाम रेलवे सेक्टर से जुड़ा गया है। तो इतने बड़े नेटवर्क मार्केटिंग है, इतने बड़े नेटवर्क है रेलवे का, तो जिसके माध्यम से इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह तक, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। तो उसी से जुड़े हुए कुछ रेलवे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चलो एक एक करके डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है IRFC। IRFC क्या है? IRFC है रेलवे का एक फाइनेंस कंपनी। तो रेलवे का फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है? देखिए, अगर किसी भी कंपनीज को काम करना है तो उसको मतलब कोई ना कोई फाइनेंस कंपनी चाहिए जिसके माध्यम से वो काम कर सके, जिसके माध्यम से उस लोन मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट करने के लिए पैसा मिल सकते हैं और लीज लेने के लिए भी पैसा मिल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी को जरूरत है। तो उसी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंपनी काम कर रहा है वो कौन है? IRFC। IRFC हर रेलवे सेक्टर कंपनीज के ऊपर वो लोन देने के लिए और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो पैसे का जरूरत है, फंडिंग का जरूरत है, उसको मेंटेनेंस करते हैं। देखिए, IRFC के बारे में सिर्फ मैं एक ही बात यहाँ पे कहूंगा। आप देखेंगे तो 1986 में कंपनी स्टार्ट हुए थे और रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेशन जो है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं, बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स टू फाइनेंशियल द एक्विजिशन, क्रिएशन ऑफ एसेट व्हिच आर यहाँ पे देख सकते हैं, देन लीज आउट, मतलब जो लीज लिया जाता है उसके लिए भी जो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस का जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा फाइनेंस के ऊपर ही कंपनी के काम है। अभी इतना तो समझ में आ चुके हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अभी एक बात मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी जो है वो एक स्ट्रांगली कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो कंपनी के एसेट का किस तरीके से ग्रोथ हुआ, उसके साथ साथ कंपनी का अलग जो डेटा है, टोटल जो इनकम है उसका भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ, उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कंपनी के रेवेन्यूज के भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ। हर दिशा में देखा जाए तो कंटिन्यूसली इस कंपनी का हर डेटा पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी सारे पॉजिटिविटी होने के कारण कंपनी में कुछ ना कुछ तो ग्रोथ फ्यूचर में होगा। तो जब से लेकर कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। लास्ट ईयर में मतलब 2023 में ही देखा जाए तो कंपनी ने सारे हद पार कर दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि इस 2023 में ही आपको दिखा दूं तो इस 2023 में ही कंपनी ने एक साल में 246% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। इसका मतलब आपका फंड 2x से भी ज्यादा मतलब 2.5x से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया।
तो इतना शानदार रिटर्न इसीलिए दे पाया क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नया नया मतलब प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और इस प्रोजेक्ट के कारण डायरेक्टली फाइनेंस कंपनी के ऊपर ग्रोथ हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर खासियत में एक ही बात कहूँ, कंपनी का मार्केट कैप 97,000 करोड़ है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, फिर भी कंपनी का पी रेशियो एकदम बेस्ट लेवल में है। आरओसी आरओए ठीक है। कंपनी का बुक वैल्यू और कंपनी का करंट प्राइस मतलब 2 टाइम्स ऊपर है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखा है तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, टू है। इसका मतलब कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे 2 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे तो चलते रहते हैं। और कंपनी के देखिए अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, शानदार इनकम है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 86% के आसपास है। तो यहाँ पे एक वीकनेस है क्योंकि प्रोमोटर को कुछ शेयर बेचना पड़ेगा, अराउंड 10% का शेयर बेचना पड़ेगा क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस शेयर को बेचना पड़ेगा और वो भी मार्केट में डायरेक्टली वो बेच नहीं सकते, वो ओएफएस के माध्यम से माल बेचेंगे। तो ओएफएस के माध्यम से माल बेचेंगे तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से माल बेचा जाएगा, तो तब थोड़ा सा करेक्शन प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो सालाना कंपनी कंटिन्यूसली देखिए प्रॉफिट को अलग लेवल से मतलब अलग लेवल से प्रॉफिट को जनरेट किया और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है और इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा क्वांटिटी उठा कर रखा क्योंकि इन्वेस्टर के पास तो उतना होल्डिंग्स नहीं होगा क्योंकि प्रोमोटर ने सबको सबसे ज्यादा होल्डिंग्स लेके रखे हैं। तो जब प्रोमोटर बेचेंगे तो एफआईएस और डीएस माल भी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा होल्डिंग्स को उठा सकते हैं। तो ये था आरएफसी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे किस तरीके से एक बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर काम करने के बाद जब ब्रेकआउट किए और ब्रेकआउट कब हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था 23 जुलाई में। 23 जुलाई के बाद इस कंपनी ने धमाका रिटर्न जनरेट करके दिया और मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस में आपको अपडेट कर चुका हूं। मैं आज हर सारे रेलवे सेक्टर के ऊपर एक एक करके एक साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो देखा जाए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ रेलवे ट्रैक, ब्रिज, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो मैकेनिकल जो सेगमेंट है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो इसका टोटली देखा जाए तो काम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मोमेंटम में जरूर कहूंगा क्योंकि जब इंडियन रेलवे का ग्रोथ होगा तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इस कंपनी सिर्फ इसका जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो इंटरनेशनल है और डोमेस्टिकली है। तो डोमेस्टिकली कंपनी किस किस के ऊपर काम कर रहा है, रेलवे, हाईवे, ब्रिज एंड फ्लाईओवर, साथ ही साथ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, साथ ही साथ सिग्नलिंग, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, मैकेनिकल एंड अदर्स। सेम टू सेम अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो इंटरनेशनली रेलवे, हाईवे, ब्रिज, सारे के सारे वही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी का डोमेस्टिकली जो क्लाइंट्स है और उसको छोड़कर आप कमर्शियली, चलो मैं आपको इंटरनेशनली इसका क्लाइंट दिखा देता हूँ। देखिए डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल क्लाइंट देखेंगे तो डोमेस्टिकली क्लाइंट्स बहुत बड़ा बड़ा मतलब बड़े से बड़े क्लाइंट्स है, जैसे इंडियन रेलवे भी है, साथ ही साथ नॉर्थ रेलवे भी है, साथ ही साथ साउथ, वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न सारे रेलवे सेक्टर है। उसके साथ नेशनल हाईवे भी इसका कस्टमर है और साथ ही साथ देखेंगे तो पावर ग्रिड भी इसका कस्टमर है, वेल इसका कस्टमर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ आरएफटी इसका कस्टमर्स है। उसके साथ दिल्ली मेट्रो, गेल, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, एनएमडीसी और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बड़े से बड़े दिग्गज रेलवे, आरबीएनएल भी इसका कस्टमर है। सोचिए आरबीएनएल खुद काम तो कर रहा है, उसके साथ साथ देखा जाए तो मतलब आर्कॉन के साथ भी जुड़ के काम कर रहा है। तो इसका डोमेस्टिकली जो कस्टमर है वो बहुत स्ट्रांग है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एयरपोर्ट गवर्नमेंट का है उसी एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी कंपनी काम करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात करूं तो अलग अलग जगह पे जैसे श्रीलंका में हो गया, साथ ही साथ जॉर्डन में हो गया और देखिए बांग्लादेश रेलवे के ऊपर भी काम करते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में ब्राजील हो गया, अल्जेरिया हो गया, इराक हो गया, साथ ही साथ जम्बिया, अल्जेरिया, सऊदी अरबिया, साथ ही साथ फिलीपींस, तो साथ ही साथ नाइजीरिया रेलवे, इंडोनेशिया, मलेशिया। इसका मतलब ऑल ओवर कंट्रीज में बहुत सारा, एशिया के ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी काम करते हैं। तो ये सारी चीज दिखाने का मेन मकसद है कि कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको पता चले तभी इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए आपको डर नहीं लगेगा।
तो कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और कंपनी का मार्केट के 12,700 करोड़ है। इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का पोटेंशियल भी है। तो पी रेशियो बहुत सस्ते में है और देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, कंपनी अच्छा खासा इनकम भी किए और हाथ प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है और कर्जा एकदम ना के बराबर है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में देखा है तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद को प्रॉफिट को अलग लेवल से यहाँ पे जनरेट किया और उसी हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए और नेट प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और अभी देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ड है, जिसके लिए कंपनी एक साल में 233% के आसपास रिटर्न दिया और 3 साल में 48% के आसपास। तो मैं इस कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिवली थिंकिंग रखता हूँ क्योंकि कंपनी अच्छा खासा एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ लेकर चला है। और रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीएस के पास देखा जाए तो सिर्फ एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, डीएस ने उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं रखे, पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं। देखिए इस कंपनी भी बहुत जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों तक ट्रेड किया। उसके बाद कोविड के बाद 2022 के मतलब 2023 में इस कंपनी ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए एक लंबा जर्नी यहाँ पे दिखाया, एक शानदार तरीके से जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए मैं सबसे पहले आरकॉन इंटरनेशनल लेवल को कंपनीज को इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि वो ही इसका कस्टमर है, मतलब आरबीएनएल उसी का ही कस्टमर है। तो आरबीएनएल भी एक रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर और रेलवे ब्रिज के ऊपर साथ ही साथ देखा जाए तो जो मतलब आज आरबीएनएल को सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट मिला 200 ट्रेन का प्रोजेक्ट मिला। उसके साथ साथ देखिए ब्रिज से लेकर आरबीएनएल कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, देखिए स्टेशन वगैरह, उसके साथ साथ जो मेट्रो स्टेशन वगैरह, उसके साथ साथ देखा जाए तो आप देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट के भी ऊपर भी कंपनी काम की, ब्रिज के ऊपर भी काम की। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो फ्लाईओवर और मेट्रो स्टेशन इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो भी स्ट्रांग है और ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। कंपनी टोटल 462 लाइन्स बिछा कर रखे हैं, न्यू लाइन्स, और डबल लाइन्स देखा जाए तो 4293 किलोमीटर तक कंपनी लाइन बिछा कर रखे है। और टोटल जो गॉजेस मतलब गॉज जो कन्वर्सेशन है तो उसके ऊपर कंपनी 2100 किलोमीटर के आसपास काम किया और जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 8700 से भी ज्यादा किलोमीटर का टोटल काम कर चुके हैं और 13 वर्कशॉप है जहाँ पे कंपनी का काम हो रहा है। तो कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बहुत जगह पे देखने को मिला और कंपनी के ऊपर 200 वंदे भारत का ट्रेन का ऑर्डर्स भी है, जो ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे रशिया की एक कंपनी के साथ और उसके साथ मिलकर इस कंपनी 200 ट्रेन का ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। तो इस कंपनी का स्ट्रेन भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का टर्नओवर भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और नेटवर्क भी बढ़ा और पेट मार्जिन भी बढ़ा और अर्निंग पर शेयर भी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। अब इस कंपनी की मार्केट कैप दिखा दूं तो मार्केट कैप 33,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो कितना है, 22 है। और उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का करंट जो पी रेशियो है और कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है उसके दोनों में कंपैरिजन करूं तो कंपनी का पी रेशियो तो ठीक ठाक ही है। आरओसी आरओई तो ठीक ठाक लेवल में है और एनुअल इनकम 1400 करोड़ के आसपास कंपनी एनुअली इनकम किया और 72 करोड़ के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है और कंपनी के हाथ में कैश नहीं है क्योंकि कंपनी के नया नया जो प्रोजेक्ट मिला, जो वंदे भारत का प्रोजेक्ट मिला और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा जो था उस पैसे को वो री इन्वेस्ट किया। और कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला वो मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी के प्रोजेक्ट में यहाँ पे कहाँ पे मिला, कंपनी देखिए यहाँ पे बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो इस बार कंपनी ज्यादा कर्जा लिया। इस कर्जा ज्यादा लेने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी की इस बार अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला। ऑलमोस्ट कंपनी ने प्रोजेक्ट रिसीव किया 969 करोड़ के आसपास और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। अगर इस कर्जे को मैं ध्यान से देखूं तब देखेंगे कंपनी का लॉन्ग टर्म का कर्जा है, शॉर्ट टर्म में कोई कर्जा ही नहीं है, छोटा मोटा कर्जा है जो कंपनी बिठा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए कर्जा लिया गया क्योंकि कंपनी चाहते हैं जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट आज के दिन के लिए नहीं है, कुछ फ्यू ईयर्स के लिए है। तो इसीलिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है और कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किए और उसी हिसाब से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया।
अभी इस कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग 72% है। पहले देखिए 78% था और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के नीचे होल्डिंग होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वार्टर में प्रोमोटर ने खुद का स्टेक को बेचा। प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ही इसका प्रोमोटर है। उसके बाद देखिए वो होल्डिंग किसने उठाया? एफएस ने उठाया। डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है और बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आरबीएल का चार्ट पैटर्न आपको दिखा तो देखिए कंपनी ने बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किए। उसके बाद अक्टूबर माह में 2021 के बाद छोटा मोटा एक तेजी देखने को मिला। उसके बाद फिर से होल्ड किया और अप्रैल माह में, मतलब अप्रैल माह में 2023 के बाद, मतलब 2023 में एक धमाका परफॉर्मेंस किए। यहाँ से एक जर्नी दिखाया, फिर से मैंने एक आपको इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करके दिया था। आप मेरा बाकी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना था, कहाँ कहाँ पे ट्रेड मतलब बनने के बाद टारगेट भी हुआ, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कशन किया। तो आज दिखाए तो एक टॉप लेवल में है। यहाँ से करेक्शन भी हो सकते हैं, यहाँ से फिर से रिवर्सल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पे फोमो बाइंग करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से गिर भी सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ, मानता हूँ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर भी एक रिस्की जोन में कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है IRCTC। आप सभी जानते हैं एक पॉपुलर कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेलवे का टिकट बुकिंग करेंगे तो डायरेक्टली कमीशन IRCTC को ही मिल जाएगा। मतलब मान के चलिए आप EasyT प्लानर के माध्यम से टिकट बुक कर रहे हैं और आप उस कंपनी के माध्यम से टिकट बुक किए और एक कमीशन EasyT प्लानर को IRCTC को देना पड़ेगा। और इसका जो मेजर जो बिजनेस है आप सभी जानते हैं, इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं कंपनी के टिकटिंग बिजनेस में, उसके साथ साथ कंपनी के कैटरिंग बिजनेस में। अभी कंपनी एक नया पॉलिसी चालू किया है कि कुछ लग्जरी जो ट्रेन है, जैसे मतलब देखा जाए तो बहुत सारे लग्जरी ट्रेन है, साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को भी एक लग्जरी ट्रेन ही माना जाता है। तो उस हिसाब से देखा है तो वंदे भारत ट्रेन में एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट ऐड किया है। अगर आप टिकट बुकिंग करेंगे तो उसके साथ साथ आपका जो मतलब जो कैटरिंग्स है, मतलब जो मील्स वगैरह और फूड्स वगैरह आपको दिया जाता है, उसके चार्जेस एक साथ ही वो पहले से ही आपके पास से पेमेंट ले लेते हैं। इसका मतलब कंपनी आपसे, अगर आप खाना खाए ना खाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है और कस्टमर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आपको खाना, आप मान के चलिए आप आज खाना नहीं खाना चाहते तो आपके मतलब घर से आप खाना लेके गए हैं तो आपका तो लॉस होगा ना। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट कंपनी के लिए खासियत है। और कंपनी का नेल नियर और वाटर का बॉटल्स, ये भी आपको रेलवे सेगमेंट में देखने को मिलेगा। तो इसका बिजनेस आपको पहले से ही पता है कि IRCTC किस तरीके से बिजनेस करते हैं। तो IRCTC की जो हालत है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 53,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। क्योंकि इस सेक्टर का मतलब पी रेशियो के बारे में बात करो तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 350 के आसपास। उसके बाद शेयर में भी एक बिग रेस देखने को मिला और क्योंकि पी रेशियो बहुत टॉप लेवल में था, तभी मैं आपको वीडियो बनाकर यही बताया था कि आज नहीं तो कल कंपनी के ऊपर एक बिग रेस देखने को मिलेगा। और देखिए एक शानदार तरीके से क्रैश भी हुआ। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कंपनी के जो प्रीवियस जो कोविड के टाइम में जो पी रेशियो का लेवल था वही लेवल पे कंपनी आ चुके हैं और इसका एवरेज पी रेशियो कितना है? 71 है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है और उस हिसाब से देखें तो कंपनी में हायर चांसेस है अपसाइड जाने का। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे तो कंपनी का ROC ROE बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा और कंपनी का इनकम भी बहुत शानदार है, करीबन 1000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेब्ट 0 है, हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और उसी हिसाब से एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो एक बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किए 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था और आज वो प्रॉफिट बढ़ के हो चुके 1000 करोड़। इसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ किया। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से और इसीलिए कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जनरेट करके दिया। कंपनी 3 साल में 34% के आसपास रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिए। एक साल में कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया और इसे एक साल के नेगेटिव प्रॉफिट होने के कारण शेयर के ऊपर एक करेक्शन हुआ, उसीलिए कंपनी के एक साल में नेगेटिव प्रॉफिट दिख रहा है। तो एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से देखें तो कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, 0 डेब्ट है। और देखें तो कंपनी के एसेट भी धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ, जो 155 करोड़ के आसपास एसेट था वो बढ़ के हो चुके 350 करोड़। और कंपनी के जो CWIP है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो 34 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी इस बार प्रोजेक्ट के ऊपर लगा के रखे।
जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो आईआरसीटीसी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक बार मैं लिखना चाहता हूं आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे चार्ट पैटर्न में मैं एक स्विंग ट्रेडिंग आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे वो स्विंग ट्रेडिंग्स तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो अगर मैं लाइफ टाइम हाई से इस कंपनी के कंपैरिजन करूं, लाइफ टाइम हाई से अगर डाउन साइड तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट 47% के आसपास अभी करेक्शन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन आप बोल सकते हैं। इस 50% करेक्शन के बाद मेरे हिसाब से अगर इस रेंज से अगर टॉप लेवल तक फिर से वो रिकवरी करे तो ऑलमोस्ट आपको 80% के टारगेट मिल सकते हैं। तो इस 80% टारगेट के लिए मैं ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर पहले से ही निवेश करके रखा हूँ और जितना करेक्शन होंगे उतना ही मैं माल उठाऊंगा, क्योंकि एक मोनोपोली जैसा बिजनेस करने वाला कंपनी है, इसका कोई कंपेटिटर नहीं है मेरे हिसाब से। और अभी जो मेन पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है इस चारों कंपनी में अगर आपको निवेश करना है, अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर इस चारों कंपनी में कौन सा कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए आप निवेश करेंगे, तो मैं इस चारों कंपनी ऐसे नहीं कहूंगा कि चारों कंपनी में कोई भी एक कंपनी में कमियां है, हर कोई कंपनी बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से मैं आईआरसीटीसी के ऊपर फोकस रखूंगा, क्योंकि इस कंपनी आज डिस्काउंट में दे रहा है और अच्छे कंपनी होने के नाते और बेस्ट परफॉर्मेंस होने के नाते इस कंपनी के ऊपर डिस्काउंट में मैं माल उठाना चाहूंगा। और बाकी जो कंपनी है वो आज टॉप लेवल में है और हायर लेवल में मैं कि कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा हो उसके ऊपर मैं क्वांटिटी नहीं ऐड करता हूँ। मैं हमेशा अच्छे कंपनी को डिस्काउंट में खरीदारी करता हूँ। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और आपका कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए जरूर मुझे एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।